हर आदमी ही जब बीमार हो तो उसको उसको केयरफुली लेना चाहिए, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को सीरियसली इन चीज़ों को लेना चाहिए। इवन सिंपल फ्लू जो है, जो कि मेजॉरिटी लोग चलते फिरते ही उसको ठीक कर लेते हैं, डायबिटिक के पेशेंट को उसको सिंपल फ्लू को भी बहुत इजी नहीं लेना चाहिए। ये जो लो शुगर जिसको हाइपोग्लाइसीमिया हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अल्फाज, इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये है कि अगर कोई बंदा फिक्स डोज इंसुलिन पे है और वो लगवा रहा है, या कोई ऐसी दवाई ले रहा है जैसे हमने पहले मेंशन किया है, जिस तरह डायमेक्रोन है, एमरल है, जो कि आपकी इंसुलिन निकालती है। अगर आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं और उसके ऊपर आपको डायरिया हो गया है या नोज़िया वॉमिटिंग शुरू हो गई है और कोई ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से आप खा पी नहीं सकते, तो प्लीज़ आप कंसर्न शो करें, फैमिली मेम्बर को भी बताएं। और अगर ये कंटिन्यू रहती है, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें एक आध नोज़िया वॉमिटिंग हुआ या डायरिया हुआ तो आपने हैंडल कर लिया, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रिपीट कर रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से ही ये मसला शुरू होता है। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि शुगर गिरने से हो सकती हैं एक नॉर्मल आदमी को। तो इस चीज़ को आप इतना इजी ना लें कि सिर्फ ये शुगर गिर गई, दवाई आपने जूस ले लिया और ठीक हो गया। ये यहाँ तक जा सकता है कि ये आपको सीवियर हार्ट अटैक करा दे या सीवियर स्ट्रोक करा दे। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका आज के शो में डायबिटिक्स ट्यून इन एंड ट्यून अप में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी, विलिंग वेज एंड डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में एज अ DMS रोल अदा करता हूँ। आज का शो जो हमारा है, इट इज़ अबाउट एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो मैं इन पर बात करते हैं। इससे पहले जितने हमारे शो गुजर चुके हैं, लास्ट 2 शोज़ में हम क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस, क्रॉनिक पेचीदगियों, जो दायमी पेचीदगियाँ हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस से हो सकती हैं, पेशेंट्स को देर तक रहने वाली बीमारियाँ, देर तक रहने वाली पेचीदगियाँ, उन पे हम डिस्कशन कर रहे थे। आज और नेक्स्ट फ्यू सेशंस के अंदर हम कुछ एक्यूट जो एकदम होने वाली, अचानक से आ जाने वाली कॉम्प्लिकेशन, पेचीदगियाँ जो हो जाती हैं डायबिटीज़ के मरीज़ को, उनमें हम डिस्कशन करेंगे। जैसे हमारा शो हमेशा वेडनेसडे एंड फ्राइडे को फ्रॉम 4 PM to 5 PM नशर होता है, तो आज भी हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो ये जो पेचीदगियाँ हैं जो अचानक हो जाती हैं, जिनकी इंटेंसिटी भी उसी तरह ज़्यादा होती है और ख़तरा भी उतना ही ज़्यादा होता है। बेसिकली एक तो वो जल्दी आ भी जाती हैं और उतनी ही ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उतनी ही ज़्यादा वो पेचीदा होती हैं, उतनी ही ज़्यादा फेटेलिटी उनके साथ एसोसिएटेड है। तो कुछ जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हैं, हाँ, आज हम कवर करेंगे, जिनमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बेहोश हो जाना शुगर हाई होने की वजह से, हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा और लैक्टिक एसिडोसिस और हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर की कमी हो जाना, ये कुछ पेचीदगियाँ, कुछ एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हम आज डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं अपने पैनल से। मैं तारुफ़ करवा लूँ। डॉक्टर समीर हैं हमारे साथ मौजूद आज, डॉक्टर असफंद खालिद एंड डॉक्टर हारिस, ये हमारे साथ आज मौजूद हैं और डिस्कशन का सारा कह लें बेरा उठाएंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं डॉक्टर असफंद से। डॉक्टर असफंद खालिद, आप हमें थोड़ा सा बताएं, ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, DKA जिसे कहा जाता है, ये है क्या, होता क्यों है, डेवलप कैसे हो जाता है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, कितने इसके ख़तरे लाहक होते हैं एक पेशेंट में? जी डॉक्टर अहमद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में बात करने का मौका दिया। जैसा कि आपने बताया कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है वो एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है। एक्यूट का मतलब कि ऐसी पेचीदगी है जो एकदम से डेवलप होती है, फिर उसका अगर मैनेजमेंट की जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक भी हो जाती है। अब ये जो कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगी है उस डायबिटीज़ में नज़र आती है जिसमें इंसुलिन की मौजूदगी बॉडी से बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए। और वो कौन सी डायबिटीज़ है जिसमें बॉडी में जो इंसुलिन की मकदार है बिल्कुल ही ज़ीरो या बिल्कुल ही गैर मौजूद हो, यानी हो ही ना? ये टाइप 1 में, यानी टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसी डायबिटीज़ है जिसमें बॉडी में बिल्कुल इंसुलिन मौजूद नहीं होती
और पेशेंट जो है वो एक्सोजिनस इंसुलिन पर डिपेंडेंट होता है, यानी वो इंसुलिन जो उसको लगानी पड़ती है रोज़ाना। ऐसी डायबिटीज़ जिसके अंदर इंसुलिन बाहर से लगानी पड़े और अपनी बॉडी के कोई सोर्स ना हो इंसुलिन का, यानी पेंक्रियास लबलबा जो है वो इंसुलिन बिल्कुल बनाना बंद कर दे, या किसी भी ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से वो इस काबिल ना हो कि वो इंसुलिन पैदा कर सके, तो इस डायबिटीज़ के अंदर या ज़ायबिटीज़ की टाइप जो टाइप 1 है, इसमें क्योंकि ये मोस्टली बच्चों में होती है, तो इसमें क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर इंसुलिन की मकदार नहीं होती, तो इंसुलिन का काम ये होता है कि ब्लड शुगर को, जो हमारे सेल्स हैं उसको इस काबिल बनाना कि वो ब्लड शुगर को यूज़ कर सकें। और जब ब्लड के अंदर इंसुलिन मौजूद ना होगी, तो जो ब्लड शुगर की मकदार है खून के अंदर वो ज़्यादा हो जाती है। अब ब्लड शुगर की मकदार जब ज़्यादा होती है तो वो खून के अंदर तो मौजूद है, लेकिन हमारी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाती। यानी एक एनर्जी का सोर्स जो ग्लूकोज बॉडी के अंदर मौजूद है, लेकिन हमारी बॉडी जो है उससे एनर्जी नहीं ले सकती, वो यूजेबल नहीं है। अब बॉडी क्या करती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ़ैट मौजूद है, यानी बच्चों की जो बॉडी है उसके अंदर जो फ़ैट मौजूद है, जो चिकनाई या जो फ़ैट्स मौजूद हैं, उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। और जब वो फ़ैट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो फ़ैट्स के अंदर से केमिकल निकलता है जिसको हम कहते हैं फैटी एसिड्स। वो फैटी एसिड थ्रू मेटाबॉलिज्म या कुछ केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में एक केमिकल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कीटोन्स। अब वो ये केमिकल क्यों बनाते हैं? वो केमिकल इसलिए बनाते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो या तो ग्लूकोज को एज आ एनर्जी सोर्स यूज़ कर सकता है या कीटोन्स को, ठीक है। तो अब जब वो फैटी एसिड्स थ्रू केमिकल रिएक्शंस कीटोन बनते हैं, तो वो कीटोन्स जो है हमारी बॉडी इस काबिल, जो ब्रेन है वो इस काबिल होता है कि वो उसको एज आ एनर्जी सोर्स यूज़ कर सके। और जब वो कीटोन्स हैं, अब उनकी जो हमारी जो ब्लड है ना उसकी एक पीएच होती है, यानी पीएच का मतलब ये है कि वो बेसिक है या अल्कलाइन है या एसिडिक है, यानी तेज़ाबियत कितनी है खून की, उसको वो मेजर करता है। अब कीटोन्स का जो वो केमिकल है वो ब्लड की पीएच को वो कम कर देता है, यानी उसको तेज़ाबियत की तरफ ले जाता है। और दूसरा ये कि ब्लड के अंदर ब्लड शुगर भी काफ़ी रेज्ड हो चुकी है। अब ब्लड शुगर जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो जब वो गुर्दों के पास जाती है तो वो गुर्दे उसको इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और वो क्या करती है कि जब ब्लड शुगर गुर्दों से पेशाब की तरफ, यानी वो जो अमल होता है उसमें जो ब्लड शुगर है खून के अंदर से पानी को भी साथ ले जाती है, यानी ब्लड के अंदर से पानी की कमी भी हो गई और ब्लड की जो तेज़ाबियत है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ये दो जो चीज़ें हैं जिसको हम कह रहे हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, यानी खून के अंदर ब्लड शुगर की मकदार ज़्यादा, और ब्लड शुगर जब गुर्दों के पास गई तो साथ पानी को भी साथ ले गई, पेशाब ज़्यादा आएगा और जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो गई। और एसिडोसिस का मतलब ये है कि ब्लड के अंदर एक ऐसा केमिकल जो है वो एक्यूमुलेट हो गया है जिसने उसकी तेज़ाबियत को बढ़ा दिया है। तो अब ये डाइसेक्ट हो गई तीन चीज़ें कि एक तो ब्लड शुगर रेज्ड है, इसका मतलब कि डायबिटिक, कीटोन्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब कीटो, और एसिडोसिस का मतलब क्या है कि ब्लड की तेज़ाबियत ज़्यादा होगी। और तीसरा ये है कि ब्लड के अंदर क्या हो गया, पानी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको क्या सिम्टम्स आएंगे, उसको तो ये नहीं पता चलेगा मेरे साथ क्या हो रहा है, तो उसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ड्राई माउथ हो जाएगा, वो थोड़ा सा फटीगेबिलिटी होगी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसको एब्डोमिनल पेन होगी, नोज़िया होगा, वॉमिटिंग होगी, और वो अनकॉन्शियस या इस तरह के भी उसको अलामत आ सकती हैं। अब ऐसी स्टेज में जब उसको वो हॉस्पिटल लेके जाएंगे उसकी फैमिली वाले, तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले उसकी ब्लड की पीएच चेक की जाएगी कि कितनी तेज़ाबियत है, फिर यूरिन सैंपल लिया जाएगा कि इसके अंदर कितने कीटोन्स हैं, और इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो ब्रीथ कर रहा होगा वो बहुत क्या होगा, रैपिड होगा लेकिन डीप होगा, रैपिड और डीप ब्रीदिंग कर रहा होगा, और जो उसके जो सांस है उसके अंदर से ऐसी स्मेल आ रही होगी जैसे कि फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है। वो किस वजह से आ रही होती है, कीटोन्स की अपनी स्मेल होती है जिसकी वजह से वो फ्रूटी बन जाती है। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं इसमें कि पेशेंट क्योंकि डिहाइड्रेटेड होता है तो फ़ौरन से उसको आईवी फ्लूइड्स, यानी उसकी वेंस के अंदर फ्लूइड्स देना स्टार्ट कर देते हैं, और साथ इंसुलिन जो है वो भी आईवी, यानी उसकी वेंस में इंसुलिन का भी पंप स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली जो दो तीन चीज़ें आ रही हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, कि एक तो इसकी ब्लड के अंदर शुगर इंक्रीज है तो उसको हमने देखना है, जो पानी की कमी है उसको हमने देखना है, तीसरा जो तेज़ाबियत इंक्रीज़ हुई है, इन तीन चीज़ों को हमने मैनेज करना है एक डॉक्टर ने। मैनेज होती है। अब इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, हम किस तरह इसको प्रिवेंट कर सकते हैं।
अब इसकी प्रिवेंशन ये है कि जैसे ही किसी ऐसे पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट को सबसे पहले तो ये है कि वो अपनी इंसुलिन टाइम पे लगाए और जितना उसको डाइट उसकी नॉर्मल है उतनी ही डाइट ले। अगर किसी दिन वो ज़्यादा एक्सरसाइज करता है या कोई इस तरह का काम करता है तो उस दिन उसको चाहिए कि पहले से ही अपने डॉक्टर को बताए कि इस दिन मेरा जो फिज़िकल एक्टिविटी वो ज़्यादा होनी है, तो डॉक्टर उसको ज़्यादा इंसुलिन लगाए। और अगर उसको कोई डायरिया है, वॉमिटिंग है, जिससे डिहाइड्रेशन होती है, तो उसमें भी डीके होने के चांसेस हैं। अगर कोई इन्फेक्शन है उसको, उसमें भी डीके होने के चांसेस हैं। तो अगर टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर कोई भी इस तरह की चीज़ आती है जिसमें उसको डिहाइड्रेशन होने के चांस हो या इन्फेक्शन हो, तो उसको फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। जो मेजर बात है एक बार दोबारा रिपीट कर दें कि किस तरह के जो सिम्टम्स हैं, जो साइंस हैं, जिन पे एक पेशेंट को थोड़ा सा एहतियातन अपने आप पे ज़्यादा देखना चाहिए और डॉक्टर से रब्ता कर लेना चाहिए। क्या सिम्टम्स हैं ये डायबिटिक कीटोसिडोसिस के? डायबिटिक कीटोसिडोसिस के सिम्टम्स हैं, यानी जिससे पहले बताया कि ड्राई माउथ होना, मुंह का खुश्क होना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, नोज़िया होना यानी मतली आना, वॉमिटिंग होना, एब्डोमिनल पेन होना, पेट के अंदर दर्द होना या क्रैम्पिंग पेन, या इसके अलावा ये है कि बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाना। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं डीके के। इसमें मेरा जो ऐड करने का था कि मे बी जो कोई पेशेंट है और डायबिटिक कीटोसिडोसिस में है या फिर किसी और वजह में है, हमें नहीं पता, लेकिन घर में होता है कि एक पेशेंट डायबिटिक है और वो बेहोश हो गया है, तो पहला ख्याल आता है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, इसको कुछ ना कुछ मीठा पिला दो, कुछ ना कुछ कैंडी खिला दो। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से बेहोश हुआ हो, डायबिटिक कीटोसिडोसिस में भी हो सकता है। और उसमें अगर हम उनको दे दें कोई स्वीट डाइट, कैंडी दे दें या कोई शरबत दे दें, तो उससे सूरत हाल और ख़राब हो जाएगी। तो हमें ये इस तरह की चीज़ें घर पे ट्रीट करने वाली नहीं है। एक डॉक्टर से रब्ता करें, रुजू करें और प्रॉपर उसकी देखभाल करें और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लें। मैं बताता चाहूँ कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन, थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस। आप कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम इधर आपके सवालात के मुंतज़िर हैं ताकि आपको अच्छी तरह गाइड कर सकें। अभी डिस्कशन जारी है ऑन एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। हमने ब्रेक से पहले डॉक्टर असफंद खालिद से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के मुतल्लिक जाना कि किस तरह डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर शुगर हाई होने की वजह से, सही तरह मैनेज ना हो पाने की वजह से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें ब्लड के अंदर हाई शुगर हो जाती है, जो पानी की कमी है वो हो जाती है और तेज़ाबियत इंक्रीज़ हो जाती है, जिसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ एक हॉस्पिटल सेटिंग में ही हो सकता है। जो डॉक्टर्स हैं वो इंसुलिन के थ्रू, फ्लूइड के थ्रू पेशेंट का इलाज करते हैं, उसे बहाली की तरफ लेके आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं जो है हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा। काफ़ी लंबी टर्म है, मुझे पूरा भरोसा है डॉक्टर समीर पे जो इसको पूरी तरह समराइज़ करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे हमारी ऑडियंस के लिए। जी डॉक्टर समीर, ये क्या चीज़ है हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा? थैंक यू सो मच डॉक्टर अहमद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो द थिंग इज़ कि जैसे डॉक्टर असफंद ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसमें कीटोन्स के लेवल्स बढ़ रहे हैं, तज़ाबियत आ रही है खून में, जैसे आप दोनों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। इसी तरह टाइप 2 के पेशेंट्स में एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होती है जिसे हम कहते हैं हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा। अब इस टर्म को आहिस्ता आहिस्ता मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप सबके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस टर्म के अंदर आपको एक लफ्ज़ मिल रहा है हाइपर ऑस्मोलर। इसका मतलब है कि किसी भी जगह पानी में अगर नमकियात बहुत ज़्यादा हो जाएं तो उसको हम साइंसी टर्म्स में कहते हैं हाइपर ऑस्मोलर, कि उसमें सोल्यूट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ नॉन कीटोटिक। तो एक डिफरेंस इसमें ये आ गया कि यहाँ कीटोसिस देखने को नहीं मिलेगा, कीटोन बॉडीज़ नहीं होंगी, मतलब वो कीटोन्स जो हमें DKA में देखने को मिल रहे थे यहाँ वैसे नहीं होगा। तो होता क्या है कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में इसकी कई कॉजेज़ हो सकती हैं। समटाइम्स इन्फेक्शंस के अंदर ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर बहुत पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तब ऐसा हो सकता है। कुछ मज़ीद डिजीज़ हैं जैसे स्ट्रोक्स हो जाते हैं, हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, ऐसी कंडीशंस में ऐसा हो सकता है। तो होता ये है इन कंडीशंस में कि ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, 600 से ज़्यादा हो जाती है, ब्लड शुगर का लेवल 600 से भी ज़्यादा हो जाता है। अब ऐसे में होता क्या है
कि जब आपके खून में इस कदर शुगर मौजूद है तो वो हाइपर ऑस्मोलर कर देती है आपके खून को। ठीक। उसको भी मेजर करने का एक तरीका होता है जिससे हम जान सकते हैं कि हाइपर ऑस्मोलैरिटी है, जिसकी वैल्यू होती है 320 से भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक। नॉर्मली इससे कम होनी चाहिए। ठीक। क्या ये इस तरह कह सकते हैं कि खून को गाढ़ा कर देती है? ये भी कहा जा सकता है कि खून के अंदर नमकियात बहुत ज़्यादा हो गए। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिकली शुगर की बात कर रहे हैं कि खून में शुगर बहुत ज़्यादा हो गई, 600 से ज़्यादा शुगर का लेवल हो गया, ऑस्मोलैरिटी जो है वो 320 से भी ज़्यादा हो गई। ठीक। अब ऐसे में होता क्या है कि जब इतनी ज़्यादा शुगर खून में आ जाती है तो वो जिस्म के बाकी खुलियों से पानी को खींचना शुरू कर देती है अपनी तरफ। ठीक। ऐसे में क्या होता है कि आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं वहाँ से भी वो पानी को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी, ठीक। जिससे आपको देखने को मिलता है कि इन लोगों में कन्फ्यूजन हो सकती है, लिथार्जी हो सकती है, मतलब बिल्कुल ढीले ढाले हो जाएंगे, ये थकावट हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में इनको झटके पड़ सकते हैं, सीजर्स जिसको हम ठीक है, कहते हैं, सीजर्स हो सकते हैं। और इवेंचुअली जब मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा तो कोमा हो सकता है, मतलब वो अपना होश खो सकते हैं। तो नाम अब हमने समझ लिया कि हाइपरोस्मोलर स्टेट है जिसमें कीटोसिस नहीं हो रहा, मतलब कीटोन्स नहीं बन रहे, और कोमा हो सकता है इंसान को। इसी का एक दूसरा नाम भी होता है हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, ठीक। मतलब बहुत ज़्यादा शुगर, ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस जो हमने डिस्कस किए। और इसी तरह जब शुगर बहुत ज़्यादा है खून में, तो जैसे डीके में होता था कि इतनी ज़्यादा शुगर जब गुर्दों से गुजरती थी तो वो बहुत से पानी को अपने साथ ले जाती थी जब उनको फिल्टर आउट करती है किडनीज। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा पेशेंट को। ठीक है। यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक है। राइट। तो ऐसे में हमने समझ लिया कि इसमें और डीके में कुछ फ़र्क है। उसमें आपको पेशेंट के यूरिन में कीटोन्स देखने को मिलते थे, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि टाइप 1 में तो इंसुलिन की एब्सेंस हो गई थी, और इंसुलिन की एब्सेंस की वजह से हमें देखने को मिला कि कीटोन्स बन रहे हैं, तजाबियत हो गई है बहुत ज़्यादा खून में। यहाँ उस तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, मतलब यहाँ जब आप उसके कीटोन लेवल्स अगर चेक करोगे तो वो मोस्ट लाइकली नॉर्मल मिलेंगे आपको, क्योंकि इसमें तो कीटोन्स बन ही नहीं रहे। बिल्कुल, क्योंकि इंसुलिन बॉडी बना रही है, और वो इंसुलिन जो है कीटोन्स नहीं बनने देगी, और वो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ शुगर को भी मैनेज कर रही होगी, लेकिन शुगर इस कदर बढ़ चुकी है कि वो इंसुलिन उसके लिए नाकाफ़ी हो गई है। ठीक है। तो सिचुएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक। तो आपके खून की तजाबियत भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी, हो सकता है थोड़ी सी तजाबियत हो खून में, ठीक है। लेकिन डीके जितनी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। ठीक। इसमें ये इस तरह कह सकते हैं कि जो डीके में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में बॉडी ले रही थी, अब ग्लूकोज को तो इस्तेमाल कर नहीं सकती थी क्योंकि इंसुलिन है ही नहीं उसके अंदर। एग्जैक्टली। तो उसको यूज़ करना पड़ रहा था फैटी एसिड, चिकनाई लिपिड्स, और जिससे कीटोन बन रही थी, उससे तेजाबियत बन रही थी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे वो आपकी शुगर को ग्लूकोज को ही डिस्प्लेस इस्तेमाल कर रही है, ग्लूकोज इस्तेमाल को ही कर रही इस्तेमाल है, करेगी। लेकिन ग्लूकोज का लेवल ही अनकंट्रोल्ड डिजीज की वजह से या किसी इन्फेक्शन के बैकग्राउंड की वजह से इस कदर बढ़ चुका है कि वो इंसुलिन पूरी तरह से उसको वहाँ से रिमूव नहीं कर पा रही, जी। जिसकी वजह से हमें ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रही है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें जो है वो अल्टर्ड मेंटल स्टेट है कि पेशेंट जो है वो कन्फ्यूजन, लिथार्जी और इवेंचुअली सीजर या कोमा की तरफ जा सकता है। बिल्कुल। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ये हमें देखने को मिलेगा। अब ऐसे में किया क्या जा सकता है कि चूंकि इन पेशेंट्स में डिहाइड्रेशन भी हो रही है बहुत ज़्यादा, और खून जो है वो बहुत गाढ़ा हो चुका है, तो इनको आईवी फ्लूइड्स देने पड़ेंगे हमें, ताकि वो उस डिहाइड्रेशन को हम टैकल कर सकें। इसके अलावा चूँकि शुगर बहुत ज़्यादा है और हमने उसको वहाँ से डिस्प्लेस करना है उनके खून में से, तो इन पेशेंट्स को भी आईवी इंसुलिन देनी पड़ती है। इसके अलावा चूँकि इतना ज़्यादा यूरिन के ज़रिए इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ हमें उनके इलेक्ट्रोलाइट्स को भी हमें बैलेंस आउट करना पड़ता है, ख़ासतौर पे पोटेशियम को, क्योंकि पोटेशियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट। अगर इसके लेवल्स ऊपर नीचे हों तो दिल के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, और बहुत से मसाइल होते हैं, तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है। और इवेंचुअली हमें ये देखना पड़ेगा कि किस चीज़ से ये ट्रिगर हुआ। जी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इन्फेक्शन इसको ट्रिगर करती हैं, कुछ और मेडिकल कंडीशन इसको ट्रिगर करती हैं, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का ये एक आउटकम है। तो हमें इसकी अंडरलाइन कॉज को देखते हुए उसको भी ट्रीट करना पड़ेगा, ताकि हम जिसकी वजह से ये सारा कुछ जो है वो ये कैस्केड ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हुआ है उस चीज़ को मैनेज कर सकें। ठीक। तो दिस इज़ हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट।
जी, थैंक यू डॉक्टर समीर, आपने पूरा टॉपिक बहुत ही सिंप्लीफाइड बातों में, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ ज्वाइन किया है हमारे लीडर, हमारे सुपरवाइज़र डॉक्टर शाहिद मसूद ख़ान ने, जिनका तारुफ़ मैं करवाता जाऊँ दोबारा से कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद सदर्न कैलिफोर्निया LA जो अमेरिका में है, वहाँ से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की और वहीं पे कंसल्टेंट काम किया। आफ्टर दैट ही वेंट टू सऊदी अरेबिया एज़ वेल, जहाँ पे रॉयल फैमिली के साथ एफिलिएटेड रहे, सुपरवाइज़ किया उनकी मेडिकल नीड्स को, और अब डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में अपना रोल सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट का प्ले कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम जी। आई थिंक बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है और हम लोग प्रेडोमिनेंटली जो है डिस्कस कर रहे हैं डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस उस सिचुएशन में जहाँ दवाइयाँ चल रही हैं या इंसुलिन चल रही है, उसमें फिर कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर आ गया जिसने ट्रिगर या मैं सानेहा कह लूँ, ऐसी चीज़ आ गई जिसमें बुखार, एक्सीडेंट, कोई सीवियर स्ट्रेस, इस किस्म की चीज़ ने आके तो पेशेंट को डिस्टर्ब कर दिया। उसकी स्ट्रेस लेवल की वजह से उसके जो है ग्लूकोज वगैरह ऊपर चली गई, फिर उसकी जो रेगुलर इंसुलिन रिक्वायरमेंट थी वो काफ़ी ना रही, जिसकी वजह से फिर ये दोनों जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डॉक्टर समीर ने बड़े अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन किया। आई होप कि हमारे नाजरीन को अच्छी तरह समझ आई हो। अगर ना आई हो तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो इसमें सेक्शन थे जहां आपको ये समझ रहे हैं कि ये चीज़ थोड़ी सी टफ़ थी या सख्त थी या ऊपर से गुज़र गई, तो प्लीज़ हमें बताएं अपने कमेंट्स में, हम उनको दोबारा एलेबोरेट कर देंगे। तो मैसेज यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि अव्वल तो हर आदमी ही जब बीमार हो तो उसको केयरफुली लेना चाहिए, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को सीरियसली इन चीज़ों को लेना चाहिए। इवन सिंपल फ्लू जो है, जो कि मेजॉरिटी लोग चलते फिरते ही उसको ठीक कर लेते हैं, डायबिटिक के पेशेंट को उसको सिंपल फ्लू को भी बहुत इजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं। एक सिंपल फ्लू होता है, फिर उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाती है जो आपके या थ्रोट या टॉन्सल या साइनस या लंग्स में चली जाती है, नमोनिया करके इस सारी सिचुएशन को एक तो वैसे ही ख़राब कर देती है, फिर आपकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है जो आपके जिस्म नहीं बना रहा होता, तो फिर आप ये दो मुश्किल चीज़ों में चले जाते हो। इसमें फैमिली मेम्बर का भी बहुत बड़ा रोल है। वो इसलिए कि पेशेंट तो बेचारा बीमार हो गया, अब थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी होगा, उसकी पावर ऑफ डिसीजन भी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो फैमिली मेम्बर अगर नोट कर रहा है कि भाई पेशेंट को कुछ सिचुएशन बन रही है या ठीक नहीं है, तो उसको इजी ना लें। आप उनको फ़ौरन उनके जो भी प्राइमरी केयर फिजिशियन है उनका ज़ाती मालिज या उसके पास अपॉइंटमेंट ले जाएं और उनको बताएं कि जी ये चीज़ शुरू हुई है, ताकि इसको हम वहीं पे पकड़ लें, इससे पहले कि ये गॉड फॉरबिड कीटोएसिडोसिस में या हाइपरऑस्मोलर कोमा वगैरह की सिचुएशन में चला जाए। हम इसको बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं और जो उनके डॉक्टर्स हैं वो इनको बहुत अच्छी तरह पकड़ सकते हैं, और अर्ली रिक्वायरमेंट, अर्ली एंटीबायोटिक्स और अर्ली प्रॉबेबली इधर इंसुलिन की इंक्रीज़ या डायबिटीज़ की मेडिसिन की थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट से हम एक बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। तो मेरा ख्याल में ये थैंक यू डॉक्टर शाहिद, आपने एक बार समराइज़ भी कर दिया, और जितनी इंस्ट्रक्शंस बेसिकली हम चाहते हैं कि थ्रू दिस शो हम जितनी बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी बेसिक नॉलेज है वो एक्सप्लेन भी कर दिया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर हम आप तक पहुंचा दिया करें। हम जो आज का हमारा टॉपिक है, हम दोबारा उस तरफ रुजू करते हैं, जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस अचानक से हो जाने वाली पेचीदगियाँ हैं जो हैं डायबिटीज़ की, उन पर डिस्कशन कर रहे हैं। 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस DKA और हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट। तीसरा जो पॉइंट है मैं डॉक्टर
हारिस से चाहूँगा कि वो इस पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दें कि किस तरह ये हाइपोग्लाइसीमिया, पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि बॉडी के अंदर शुगर की मकदार इतनी ज़्यादा हो गई है तो पेचीदगियाँ हो रही हैं, तो अब किस तरह शुगर कम होने की वजह से खून के अंदर शुगर की मकदार एक्सट्रीमली कम होने की वजह से क्या पेचीदगियाँ आ सकती हैं जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। तो जी डॉक्टर हारिस, ये हाइपोग्लाइसीमिया है क्या और होता कैसे है और इसको मैनेज किस तरह किया जाना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक घर में बंदा जो डायबिटीज़ से दो चार है, सफ़र कर रहा है, तो वो किस तरह इसको अर्ली स्टेजेस पे ही डायग्नोज कर ले, अर्ली स्टेजेस पे ही आइडेंटिफाई कर ले। जी शुक्रिया डॉक्टर अहमद। आपका सवाल बहुत अच्छा है। हाइपोग्लाइसीमिया से मुराद ये है कि हाइपो मतलब कम होना और ग्लाइसीमिया मतलब जो खून में शुगर की मकदार है उसका कम हो जाना, और ये गैर मामूली तौर पे अपनी सतह से गिर जाती है। अब ये सतह क्या है और कम होने से क्या असरात ज़ाहिर होते हैं जिस्म पे, वो मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये कि ये शुगर के मरीज़ों में भी ज़ाहिर हो सकती है, जो कि ज़्यादातर शुगर के मरीज़ों को ही हिट करती है, और जिन मरीज़ों में शुगर नहीं है, ख़ास तौर पे जो दिल के मरीज़ हैं या गुर्दे के मरीज़ हैं या जिगर के मरीज़ हैं या कोई ख़ास मेडिकेशंस ले रहे हैं, उनमें भी ये अलामात आ सकती हैं खून में शुगर की मकदार गैर मामूली तौर पर गिरने की वजह से। अब ये अलामात क्या हैं और किस तरह एक मरीज़ पहचान सकता है कि मैं हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जा रहा हूँ। इनमें तो एक ये है कि जैसे ही ब्लड में शुगर की मकदार कम होती है तो जिस्म के अक्सर जो एज़ा हैं उन पे असरात आना शुरू हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जैसे सर का चकराना, सर दर्द का शुरू हो जाना, इसके अलावा जो हमारी नज़र है उसका धुंधलापन शुरू हो जाना, जिस्म में तलखी या कपकपी का पैदा हो जाना, बेवजह बहुत ज़्यादा पसीना आ जाना, और इसके अलावा हमारे दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना। इसके अलावा हमारी जिल्द जो है उसका रंग भी पीला पड़ सकता है। तो ये अलामात ज़रूरी नहीं कि इकट्ठी आएँ किसी मरीज़ में। अगर इनमें से कोई भी अलामत आ रही है, कोई एक अलामत का भी एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी शुगर लेवल फौरी तौर पर चेक करने की ज़रूरत है। तो ये तो एक ये हो गया कि अगर आपको इस तरह के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, चाहे वो सारे के सारे नहीं हैं, कोई एक दो ही हैं, तब भी आपके पास ग्लूकोमीटर तो होगा ही। जैसे डायबिटीज़ के अंदर एक इम्पोर्टेंस आ जाती है उसकी, तो आप अपनी ब्लड शुगर उस वक्त चेक कर लें। आई थिंक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है कि जैसे मैं अभी पहले भी कह रहा था कि जो आपके फैमिली मेम्बर हैं और या दोस्त हैं या काम कर रहे हैं आप ऑफिस में, अपने कोलीग्स हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि वो भी थोड़े विजिलेंट रहें। विजिलेंट का मतलब है कि वो भी ये नज़र रखें कि जी हमारा दोस्त या कोलीग या बेटा या बाप अगर उनको शुगर है तो वो थोड़ा बिहेव ठीक नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ हो रहा है। तो यही हम फिर इस प्रोग्राम में रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप प्लीज़ ख़ुद भी देखें, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दिखाएं, ताकि उनको इस चीज़ का समझ हो कि पेशेंट तो बेचारा ख़ुद कंफ्यूज है और थोड़ा मिस जजमेंट भी है, लेकिन देखने वाला जो कह रहा है कि उसको नज़र आ रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, तो उसको फ़ौरन पकड़ ले उस चीज़ को, ताकि इसकी जो सीरियस साइड है वो वहाँ हम ना जाएं, उसको अवॉइड किया जा सके। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट के अंदर है, तो अब इसको मैनेज किस तरह किया जाए? घर में ही, यहाँ पे हॉस्पिटल में आने से पहले क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए और हॉस्पिटल में आने के बाद क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके लिए ख़ास तौर पे आप जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि ग्लूकोमीटर एक डिवाइस है जो कि हर शुगर के मरीज़ के पास होती है। तो मरीज़ को चाहिए कि फ़ौरी तौर पे अपनी शुगर का जो है वो लेवल देखे। अगर 70 से कम है या 80 से कम है, जो कि शुगर के मरीज़ों में अगर 80 से कम हो जाए तो वो हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप कर जाता है। तो उसमें आपने करना है कि आधा गिलास या 1 गिलास जूस आप पी सकते हैं। इसके अलावा 1 चम्मच चीनी का या जो शहद का 1 चम्मच है वो आप खा सकते हैं। और ये इस तरीका इख्तियार करने के बाद आपने 15 मिनट इंतज़ार करना है और 15 मिनट बाद आपने अपनी शुगर लेवल जो है वो ग्लूकोमीटर से दोबारा चेक करनी है।
अगर तब भी शुगर जो है वो आपकी 80 से कम है और आप में अलामात अभी भी मौजूद हैं, और तो आपने ये जो इलाज है मतलब 1 चम्मच आप और खा सकते हैं चीनी का या शहद का, या जूस का गिलास जो है वो दोबारा पी सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि आपका सर जो है वो चकरा रहा है, या आप कंफ्यूज्ड हो, या आप बेहोश होने वाले हो, तो आपको फौरी तौर पे रेस्क्यू 1122 पे कॉल कर देनी चाहिए, या अपने जो घर वाले हैं उनको बताना चाहिए कि आपको फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि आपको लग रहा है कि शुगर की मिकदार जो है वो खून में कम है। इलाज किया है आपने अपने तौर पे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन इसमें कुछ एहतियात करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे आप खुद से कार ड्राइव करके हॉस्पिटल जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका पहले ही जो जिस्म है उस पे असरात आ रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हो, नज़र जो है वो धुंधला चुकी है, तो खुदा न खास्ता ये किसी एक्सीडेंट की तरफ भी सिचुएशन जो है वो लीड कर सकती है। तो जैसे ही आपको लगे कि इलाज जो है वो कामयाब नहीं हो रहा, तो आपने या रेस्क्यू को कॉल करनी है या घर वालों को कहना है कि वो आपको हॉस्पिटल ले जाएं, ताकि वहाँ प्रॉपर तौर पे आपका मुआयना हो और उसके बाद जो है वो आपका इलाज शुरू हो सके। और वहाँ आपको वजूहात का भी बता दिया जाएगा कि आपने क्या किया है। मिसाल के तौर पे एक तो सबसे बड़ी वजह शुगर के मरीज़ों में हाइपोग्लाइसीमिया की ये हो सकती है कि इंसुलिन की जो डोज़ है वो आप स्किप कर रहे हो, खाना जो है वो आप स्किप कर रहे हो, या जो मेडिकेशंस हैं उसका आप मिसयूज़ कर रहे हो, शुगर की दवाइयों का ज़्यादा ले रहे हैं, ओवरडोज कर रहे हो आप। तो इस वजह से जो शुगर का लेवल है वो सुप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है। मिसाल के तौर पे अक्सर ये जो इशू है हाइपोग्लाइसीमिया का, ये स्कूल जाने वाले बच्चों में होता है जो शुगर के मरीज़ हैं, या उन लोगों में जिन्होंने कोई फंक्शन वगैरह अटेंड करना हो, या वो लोग जो किसी और पे डिपेंड करते हैं कि उन्हें इंसुलिन की डोज़ लगाई जाए या शुगर की जो है वो दवाई दी जाए। अगर वो लोग नहीं हैं, कोई फंक्शन वगैरह है, तो मतलब आप पे स्ट्रेस आ रही है, तो आप जो है वो इंसुलिन के यूनिट्स जो हैं वो उनका बेजा इस्तेमाल कर रहे हो, या जो शुगर की दवाइयाँ हैं उनका भी आप बेजा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मसला आप में पैदा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐड करूँगा जी प्लीज़ विद योर परमिशन। ये जो लो शुगर जिसको हाइपोग्लाइसीमिया हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अल्फाज, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये है कि अगर कोई बंदा फ़िक्स डोज इंसुलिन पे है और वो लगवा रहा है, या कोई ऐसी दवाई ले रहा है जैसे हमने पहले मेंशन किया है, जिस तरह डायमेक्रोन है, एमरल है, जो कि आपकी इंसुलिन निकालती है। अगर आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं और उसके ऊपर आपको डायरिया हो गया है या नोज़िया वॉमिटिंग शुरू हो गई है, और कोई ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से आप खा पी नहीं सकते, तो प्लीज़ आप कंसर्न शो करें, फैमिली मेम्बर को भी बताएं। और अगर ये कंटिन्यू रहती है, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें एक आध नोज़िया वॉमिटिंग हुआ या डायरिया हुआ तो आपने हैंडल कर लिया, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रिपीट कर रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से ही ये मसला शुरू होता है। ये तो आप समझें कि कोई बीमारी के साथ इसको अगर हम मिला रहे हैं तो आपको हो रहा है, तो उसमें आपका पहला स्टेप या आपके फैमिली मेम्बर का पहला स्टेप ये होगा कि वो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाए ताकि इसका इलाज करें, क्योंकि आपके सिस्टम में तो वो इंसुलिन है, तो उसने तो अपना काम करना ही करना है और आपकी ग्लूकोज़ को और नीचे करेगी। अब इसमें 2-3 और पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये है कि अगर तो ये एपिसोड या जो ये लो शुगर आपके साथ कभी हो गया महीने या एक आध में, तो इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर ये हफ्ते में 2-3 दफ़ा होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है डेफिनेटली कि आपकी दवाई या इंसुलिन जो है वो एडजस्ट होने वाली है, जिसके लिए आप अपने डॉक्टर से रिज्यू करें, उनको आप डिटेल बताएं, अपने नंबर्स बताएं कि जी ये मेरे नंबर्स आ रहे हैं, ताकि वो डॉक्टर जो है आपकी इस इंसुलिन या दवाई को एडजस्ट करे। आप इस चीज़ को याद रखें कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि शुगर गिरने से हो सकती हैं एक नॉर्मल आदमी को। तो इस चीज़ को आप इतना इजी ना लें कि सिर्फ ये शुगर गिर गई, दवाई आपने जूस ले लिया और ठीक हो गया। ये यहाँ तक जा सकता है कि ये आपको सीवियर
हार्ट अटैक करा दे या सीवियर स्ट्रोक करा दे। और जैसे कि हम पहले इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि हो सकता है आपको चेस्ट पेन भी ना हो और उसके बावजूद आपको एक सीवियर हार्ट अटैक हो जाए। तो इन चीज़ों को आप इजी ना लें। हाँ, दूसरी साइड पे पैनिक ना हो। आप इसको समझें, आपके फैमिली मेम्बर्स इसको समझें और समझने के बाद उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लें। वो ये है कि अगर कोई इन्फेक्शन या बीमारी चल रही है उसको ठीक करवाएं, दवाई लें। और अगर ये है कि आपकी डोज ज़्यादा है, चाहे वो दवाई है या इंसुलिन है, तो वो आप अपने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करें ताकि वो इसको एडजस्ट करें, ताकि आप ये किसी सीरियस इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। सर, विद योर परमिशन मैं एक और इसमें छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को इस तरह का एपिसोड हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया का, तो ऐसे में अगर आप देखते हैं कि वो अनकॉन्शियस हो गए, क्योंकि हो जाते हैं लोग, तो उस सूरत में उनको कोई चीज़ खिलाने या पिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दैट कैन कॉज अ प्रॉब्लम। वो उसको एस्पिरेट भी कर सकते हैं। तो ऐसे में प्लीज़ गाइड कीजिएगा ऑडियंस को कि क्या किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बात वही है कि अगर तो पेशेंट सेमी कॉन्शियस यानी कि थोड़ा बहुत जाग रहे, तो आप उसको झंझोड़ के बिठा के कुछ दे सकते हैं, 1-2 चम्मच। लेकिन अगर वो बिल्कुल बेहोश हो गया, तो उस मौके पे फिर आप सिर्फ अपनी एम्बुलेंस को कॉल करें, आने दें, उनको आईवी एक्सेस दें और वो जो भी ग्लूकोज वगैरह उन्होंने लगाना लगाएं। क्योंकि अगर आप उस वक्त कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप इस सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर दें। इस चीज़ में एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि कई दफ़ा पेशेंट समझता है कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, लेकिन वो हो नहीं रहा होता। और ये कई दफ़ा मैंने पेशेंट्स में देखा है कि मैं उनसे डिस्कस करता हूँ तो वो इंसुलिन पे हैं या किसी और दवाई पे हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने तो वो बंद कर दी क्योंकि मुझे वो मेरी शुगर गिर गई थी। क्या हुआ था? अच्छा, देखें, अगर आपको कोई फ्लू हो रहा है, कोई गले की इन्फेक्शन हो गई है, उससे भी आपकी पल्स बढ़ सकती है, उससे भी आपकी घबराहट हो सकती है, उससे आपके पसीने आ सकते हैं। तो वो जो सिम्टम इसके हैं वो पेशेंट को कंफ्यूज कर सकते हैं। उसका सबसे अच्छा सलूशन क्या है? उस वक्त आप अपना ग्लूकोज चेक करो। अगर तो वो 80 से ऊपर है, और टेक्निकली स्पीकिंग हमारी लैंग्वेज में तो डेफिनेशन तो 60 है, 60 या उससे नीचे। लेकिन अगर कोई पेशेंट 150, 100, 300 तक रहता है तो हो सकता है कि वो 80 पे आके उसकी बॉडी फील करे कि भाई ये हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, जबकि टेक्निकली हमारी लैंग्वेज में तो वो 60 से नीचे है। तो पेशेंट को ये भी एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है कि आप देखें कि वाकई आपकी शुगर गिरी हुई है या आप वैसे ही ब्लेम करके अपने आप को ये नुकसान दे दें कि आप दवाई छोड़ दें या आप इंसुलिन छोड़ दें और उस पर ब्लेम कर रहे हो कि जी ये इंसुलिन की वजह से हो गया है। या जबकि आपको तो कोई फ्लू, जिस तरह मैंने बोला, कई दफ़ा कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसको हम कहते हैं सब क्लिनिकल वायरल सिंड्रोम्स। उसमें क्या होता है कि आपको ऊपर कुछ नहीं होता, यानी कि बहुत सख्त बुखार, गला ख़राब, खांसी कुछ नहीं होता, लेकिन आपका जिस्म दुख रहा होता है, आपको घबराहट हो रही होती है, थोड़ा बहुत पसीना आ रहा होता है और दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क सकता है। तो आप समझ रहे होते हैं कि ये हाइपोग्लाइसीमिया, जबकि ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। अच्छा, इसमें हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन मैं और बात एम्फसाइज़ करता जाऊँ, जैसे डॉक्टर हारिस ने एक्सप्लेन किया है कि हाइपोग्लाइसीमिया जब होता है तो उसके कुछ मैनेजमेंट है। हमारा जो आम ख्याल होता है कि अगर शुगर कम है, पता लग गया है, आपने चेक कर लिया है, वो बता रहा है कि 70 है, 80 है और आपको पता लग गया कि शुगर कम है, तो हम सब कुछ जो मीठा होता है वो खिलाने की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ठोकना शुरू कर देते हैं, ठोकना जिसे कहते हैं। तो इस तरह भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक प्रॉपर मैनेजमेंट है इसकी कि 1 चमचा आपने चीनी का दे देना है, एक आधा ग्लास पूरा ग्लास जूस का दे दें, मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसकी बिल्डअप करें शुगर नॉर्मल की तरफ। 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद दोबारा चेक कर लें, अगर नहीं बेहतर हुई तो दोबारा दे दें। ये नहीं कि एक ही बार में आपने फिर उनको सब कुछ खिलाना शुरू कर देना है कि नहीं अब तो बहुत कम हो गई है तो अब तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ। उनकी डायबिटीज़ फिर भी उधर ही मौजूद है, तो उनको दोबारा से वो हाइपरग्लाइसीमिया होने का भी ख़तरा है। हम आज का टॉपिक कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। आखिरी टॉपिक जो रह गया है मैं इस पर बात करूँगा। हमारा टॉपिक एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। लास्ट टॉपिक जो है वो लैक्टिक एसिडोसिस का है। बेसिकली कि जब खून में लैक्टिक एसिड का जो है केमिकल वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है
ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो उससे एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसे हम लैक्टिक एसिडोसिस कहते हैं। ये ऐसे ही है जिस तरह जो वर्जिश करते हैं लोग वो उससे ज़्यादा फेमिलियर होंगे, जिसे खलियाँ कहते हैं। तो ये वही वाला मादा है जो खलियों के अंदर पैदा हो जाता है जब इंटेंस एक्सरसाइज की जाती है या देर के बाद एक्सरसाइज की जाती है, मसल पेन हो जाती है जिससे। तो ये वही वाला मादा है जो डायबिटीज़ के अंदर भी एक्यूमुलेट हो सकता है। अच्छा, हम इसको शुरू जो करते हैं कि ये होता क्यों है और कैसे होता है, तो इसकी कुछ 3 वजूहात मेजर हैं, जिनमें से नंबर 1 और मोस्ट कॉमन जो वजह है वो मेडिसिन है। मेडिसिन भी कौन सी जो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जा रही होती है, फर्स्ट लाइन मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज के नाम से इस्तेमाल की जा रही होती है। तो इसके अंदर जो पेशेंट ग्लूकोफेज ले रहा होता है और जब वो कोई एक्सरसाइज करता है या फिर उसको डायरिया, फ्लू, जिस तरह की बाकी चीज़ें हो सकती हैं, वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, उसकी वजह से ये जो खून में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना बनना शुरू हो जाएगा और एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हमने देखना है, जानना है, पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होता है कि उसको पहचान लें पहले ही कि जब भी उनकी तबीयत ख़राब होगी, जब भी उनकी डिहाइड्रेशन की जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे, जो पानी की कमी की वजह से और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, तो उसको वो जल्दी से पहचानें और अपने डॉक्टर से रजू करें, अपने फ़िज़िशियन से रजू करें और उसको ठीक करें। जिसमें जो मेजर ख़तरे की बात होती है, अलामत होती है, वो यही होता है कि पेशेंट की सांस लेने की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। जो उसकी ब्रीदिंग होगी वो रैपिड होगी, तेज़ से सांस लेगा और नोज़िया वॉमिटिंग होने के ख़तरा हो सकता है, उसको मतनी हो रही हो, उसको वॉमिट आ रहा हो, उसके पेट के अंदर दर्द हो रही हो। और यही जो सूरत हाल जैसे हमें बाकी सिम्टम्स में, बाकी कॉम्प्लिकेशंस में, बाकी पेचीदगियों में देखने को मिलती है, जैसे कन्फ्यूजन हो जाना, लथार्जी हो जाना, ये सारे कॉमन है इसमें भी, लैक्टिक एसिडोसिस के अंदर भी। इसका अब मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह किया जाता है? नंबर 1 तो ये कोई घर में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इसको हॉस्पिटल ही में ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें नंबर 1 जो डिहाइड्रेशन है उसको कवर किया जाता है। जो नंबर 2 है और जो एक्चुअल कोज़ है बिहाइंड लैक्टिक एसिडोसिस की, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसको ठीक किया जाता है एंटीबायोटिक दे के। अगर ये मेटफॉर्मिन की वजह से हो रहा है तो मेटफॉर्मिन को रोका जाता है। अगर पेशेंट की रेजिम के अंदर, पेशेंट की मेडिसिन के अंदर मेटफॉर्मिन चल रही है तो उसको रोका जाता है। ये कुछ मेजर पॉइंट्स है लैक्टिक एसिडोसिस के बारे में। इसमें ये बताता जाऊँ कि ऑन इट्स ऑन ये डायबिटीज़ लैक्टिक एसिडोसिस नहीं करवाती, इसकी वजह से डायबिटिक्स के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनमें ये बार बार बताना पड़ता है कि अपने सेहत का ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा सीरियस हो जाएं। और वही बात कि इसका ये भी मतलब नहीं है सेकंड के दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाएं, हर छोटी चीज़ को एक पैनिक बना लें कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या बनेगा। अपने डॉक्टर के साथ कांस्टेंट ताल्लुक़ में रहें, उनसे गाइडेंस लेते रहें। जहाँ पे आपको ज़रूरत हो, जहाँ पे आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो अपने गाइडेंस अपने डॉक्टर से ही लें। इसमें 1-2 कमेंट्स मैं भी दूंगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये जो आपने बोला है। ऑब्वियसली नाम इसका बड़ा मुश्किल है, आम आदमी के फ़हम के लिए ज़रा थोड़ा टेक्निकली डरा देने वाली बात है। ये जो मेटफॉर्मिन है, एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सारे डायबिटीज़ के मेन स्टार्टिंग मेडिकेशन इस वक्त मेटफॉर्मिन ही है। एक इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है, हकीकत है, वो भी मैं आपको बता दूं कि लेट 70s में मेटफॉर्मिन और इसकी एक और बहन दवाई थी फेनफॉर्मिन, इनको बैन कर दिया गया था और ये 10 साल तकरीबन बैन रही हैं बिकॉज़ ये लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से। लेकिन बाद में जो नॉलेज बढ़ा, रिसर्च बढ़ी, तो पता चला कि दवाई इटसेल्फ इतना बड़ा कॉज नहीं है, उसके इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं, जैसे आपने मेंशन किया है, डिहाइड्रेशन है, किसी वजह से फास्टिंग है, कोई मेजर स्ट्रेस है, वो चीज़ें अगर
कंट्रोल कर दी जाए तो दवाई ये बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस तरह हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी में ये बहुत मेजर रोल करती है। और इसकी अच्छी बात दूसरी ये भी है कि इसको इंसुलिन के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है। तो इतनी अच्छी दवाई को हम वेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़र्ज़ करो आप किसी सर्जरी के लिए जा रहे हो, किसी ऑपरेशन के लिए, कोई आपका कैट स्कैन है, सीटी स्कैन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें डाई दी जाती है, कोई किसी किस्म का इन्वेजिव प्रोसीजर यानी कि ऑपरेशन है, प्लान्ड है या इमरजेंसी है, आपको अपने डॉक्टर को ये ज़रूर बताना है कि आप मेटफॉर्मिन पे हैं, जो कि ग्लूकोफॉज है, ताकि वो उसको वक्ती तौर पे 2-3-4 दिनों के लिए हम लोग रोक देते हैं। जब वो पेशेंट स्टेबल हो जाता है, सारा वो उसका मसला हल हो जाता है, तो हम उसको दोबारा स्टार्ट कर देते हैं और कोई ऐसा मसला उसका नहीं होता। तो आई थिंक ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है फिर कि आप कम्युनिकेट करें अपने डॉक्टर से। और जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज़ एक साइको सोशल एस्पेक्ट भी रखती है अपना, तो अपनी फैमिली में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने करीबी रिश्तेदारों में जिनके साथ आपकी उठ बैठ है, तो उनमें भी इसकी नॉलेज का इजाफ़ा ही करें ताकि वो आपकी इस तरह की सिचुएशंस के अंदर, इस तरह की पेचीदगियों के अंदर सही तरह मदद कर सकें। जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जो सोशल एस्पेक्ट है, इस डायबिटीज़ का काफ़ी हद तक है और हमें अपने साथियों को भी आगाही की इसमें देने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर शाहिद, इसमें आप कुछ ऐड करें। आई थिंक अनकरीब इंशाल्लाह हम एक पूरा प्रोग्राम जो है ना डायबिटीज़ और साइको सोशल सेटअप के ऊपर करेंगे, लेकिन हम फिर इस चीज़ को बताते रहते हैं अपने नाजरीन को कि एक तो ये है कि ये हर घर की बीमारी है, तो इसको आप इजी ना लें कि जी वो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये सिर्फ पेशेंट का मसला नहीं है, ये पूरी फैमिली का मसला है, क्योंकि लाइफस्टाइल एक बंदा अकेला 10 बंदों के अंदर बैठ के नहीं चेंज कर सकता। लाइफस्टाइल के लिए पूरी फैमिली को ऑर्गेनाइज होना पड़ता है और वो ये सोचें भी कि वो भी रिस्क पे हैं। तो पेशेंट की साइकोलॉजी, उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इंटरफियर होता है इन चीज़ों से। क्यों कि जो ही आपको ये डायग्नोसिस होती है, आपको पता है कि अब ये सारी उम्र के लिए मेरे पास आ गई है, ये नहीं है कि 2 दिन के बाद ख़त्म हो गई है। तो फिर वही चीज़ें आपके अंदर शुरू होती हैं, अंदर से आपकी फीलिंग, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, कोई अच्छी तरीके से आपको इत्तला नहीं दी जाती डायबिटीज़ के बारे में, फिर इधर उधर की गलत ख़बरें आप तक पहुंचती हैं, तो आपका हौसला बढ़ाने की बजाय वो आपको और एंग्जाइटी, डिप्रेशन में ले जाती हैं, जो कि आपके सोचने की सलाहियत को और मुश्किल में डाल देता है और आपकी जो सोचने की सलाहियत है वो इतनी अच्छी नहीं रह जाती, जिसकी वजह से ना ही तो आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को अच्छा कर सकते हो, ना ही आप दवाइयाँ प्रॉपर लेते हो, क्योंकि आप इस वक्त कंफ्यूज हो। तो इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह एक तो पूरा प्रोग्राम करेंगे। दूसरा, जैसे कि मैं पहले भी ये रिपीट कर चुका हूँ कि इंशाल्लाह हमारा जो ये डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान में ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जिसमें हम पेशेंट्स को उनकी डायबिटीज़ को मैनेज करेंगे अमेरिकन स्टाइल से। पेशेंट के जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एविडेंस बेस के ऊपर, तो ना सिर्फ दवाइयाँ बल्कि उसमें पेशेंट के साथ डाइटिशियन, पेशेंट के साथ काउंसलर, पेशेंट के साथ साइकोलॉजिस्ट और डायबिटिक एजुकेटर भी होंगे, जो कि इन सब चीज़ों का पेशेंट को एक मफ़हूम समझाएंगे कि वो इस बीमारी को समझे भी और दवाइयों को भी समझे, उसके मसलों को भी समझे और किस वक्त क्या करना है उसको समझे। और अगर उसके अंदर कोई गाइडेंस चाहिए उसकी डाइट के लिए, उसकी एक्सरसाइज के लिए या साइकोलॉजिकली उसको कोई हेल्प चाहिए, तो हमारे पास इंशाल्लाह साइकोलॉजिस्ट भी होंगे जो कि आपको इंशाल्लाह इसमें गाइड करेंगे और जिसकी वजह से इंशाल्लाह आप एक नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे इस बीमारी के साथ बेहतर तरीके से, सेहतमंद तरीके से और कंट्रोल्ड शुगर के साथ। इस के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा, बस यही रिक्वेस्ट के साथ कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को प्लीज़ कहें कि इस प्रोग्राम को फॉलो करें, इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, ताकि
हर बंदा इसको समझ सके। और हम यहाँ हाजिर हैं, अगर किसी किस्म की किसी जगह पे भी आपको डिटेल या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यू आर वेरी वेलकम। अस्सलाम वालेकुम।